नमस्कार साथियों, स्वागत है आपका ऑनलाइन एग्जाम अकेडमी के यूट्यूब प्लेटफॉर्म पर। जैसा कि आप सभी को पता है कि हम यहाँ स्टडी से रिलेटेड वीडियो जो है वो डालते रहते हैं। सो फ्रेंड्स, आज हम शुरू करने वाले हैं पार्ट 1, पूर्ति तथा पूर्ति का नियम। समझ में आ गया आप सभी को? पूर्ति क्या होती है? सप्लाई। समझ में आ गई? पूरे चैप्टर में मैं सप्लाई को एस से डिनोट करूंगा। समझ में आ गया आप सभी को? सो फ्रेंड्स, मैं आपको बता देता हूँ, हमने कई सारी इकोनॉमिक्स की वीडियोज है वो डाल दी है, जिनका लिंक मैं उसका डिस्क्रिप्शन के अंदर डाल दूंगा। आप वो जाके हमारे वीडियोस को देख सकते हैं। और मैं आपको कह देता हूं कि जो चैप्टर मैंने एक बार समझा दिया, दोबारा मार्च तक किताब खोलने की जरूरत नहीं है। समझ में आ गया आप सभी को? अब बिना समय गवाए इस चैप्टर को शुरू करते हैं। ये पार्ट 1 रहेगा और पार्ट 2 भी इसका हम जल्दी डाल देंगे, क्योंकि ये चैप्टर काफी लंबा है और इसको एक ही बार में खत्म करना नामुमकिन है। अगर ज्यादा हम एक ही पार्ट को अंदर इस सारे चैप्टर को खत्म करेंगे तो ये वीडियो कुछ जरूरत से ज्यादा लंबी हो जाएगी। सो फ्रेंड्स, अब इसको शुरू करते हैं। समझ में आ गया आप सभी को? सबसे पहले देखेंगे कि पूर्ति क्या होती है। पूर्ति की परिभाषा देखेंगे तो क्या बोलती है? एक निश्चित समय में विभिन्न संभव कीमतों पर, क्या कहा मैंने? एक निश्चित समय में विभिन्न संभव कीमतों पर जितनी मात्रा, क्या कहा मैंने? जितनी मात्रा हम बेचने के लिए तैयार होते हैं। मैंने क्या कहा? हम बेचने के लिए तैयार होते हैं, उसे हम क्या कहते हैं? पूर्ति कहते हैं। उसे क्या कहते हैं? सो फ्रेंड्स, पूर्ति कहते हैं। समझ में आ गई आप सभी को? अब मैंने आपसे क्या कहा, क्योंकि हम जब डिमांड में हम जो बात करते हैं, हमने क्या कहा कि एक निश्चित समय में विभिन्न संभव कीमतों पर जितनी मात्रा हम खरीदने के लिए इच्छुक या योग्य होते हैं, उसको क्या कहते हैं? मांग कहते हैं। लेकिन पूर्ति में हमने क्या कहा कि एक निश्चित समय में विभिन्न संभव कीमतों पर जितनी मात्रा हम बेचने के लिए तैयार होते हैं। पूर्ति का मतलब यहां बेचने से और मांग का मतलब खरीदने से होता है। क्या कहा मैंने? मांग का मतलब खरीदने से और पूर्ति का मतलब बेचने से होता है। समझ में आ गया आप सभी को? ये याद रख लेना, चैप्टर बहुत आसान है। जो मैंने लॉ ऑफ डिमांड पार्ट 1 पार्ट 2 डाला था, वो लॉ ऑफ डिमांड पार्ट 1 पार्ट 2 का ये पार्ट 1 लॉ ऑफ डिमांड पार्ट 1 का पूरा उल्टा है। कोई दिक्कत नहीं आएगी आप सभी को। समझ में आ गई? इसकी भी एक टेबल बनाएंगे हम। यहां लिखेंगे प्राइस, यहां लिखेंगे सप्लाई। 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5। समझ में आ गया आप सभी को? ये बन गई पूर्ति की टेबल। अब मैंने ऐसी क्यों बनाई? देखो, क्या ये बताओ, जब आप कोई सामान बेच रहे हो, आपको कोई कीमत कम दे रहे हैं, तो आप सामान कम बेचोगे कि ये बेच दोगे? नहीं बेचोगे ना। 5 तो कभी भी नहीं बेचोगे 1 रुपए में। अब आपको जब 5 रुपए दे रहा है तो आप क्या पता 5 बेच दो। हो सकता है आप ऐसे करो 5 बेच दो, क्या पता 1 बेच दो। तो हमें क्या पता है कि जब कीमत कम होगी तो हम पूर्ति भी कम करेंगे, यानी कि हम सामान भी कम बेचेंगे, हम ज्यादा सामान नहीं बेचेंगे। समझ में आ गया आप सभी को? आगे शुरू करते हैं। पूर्ति की मात्रा क्या होती है? क्या कहा मैंने? पूर्ति की मात्रा क्या होती है? पूर्ति की मात्रा सोचो क्या होगा? ये टेबल जो मैंने बनाई है, ये टेबल आपको पूरी बस नहीं बनानी, इसको आपको बस बहुत छोटा सा बना देना है। मैंने क्या कहा? पूर्ति की मात्रा सबसे पहले क्या बनेगी? टेबल बनेगी। ऐसे लिख दो 1 1, बस। समझ में आ गया आप सभी को? डेफिनेशन क्या बनेगी? एक निश्चित समय में एक निश्चित कीमत पर, क्या कहा मैंने? एक निश्चित कीमत पर जितनी मात्रा हम बेचने के लिए तैयार होते हैं। मैंने क्या कहा कि एक निश्चित समय में एक निश्चित कीमत के ऊपर जितनी मात्रा हम बेचने के लिए तैयार होते हैं, उसे क्या कहते हैं? उसे क्या कहते हैं? सो फ्रेंड्स, पूर्ति की मात्रा कहते हैं। मैंने यहाँ जितनी वर्ड क्यों यूज नहीं किया, यहाँ मैंने डबल
क्योंकि जो यहाँ टेबल है उसमें आप गौर से देख सकते हो भैया एक एक ही है, मैंने वो टेबल नहीं बनाई जो मैं ऐसे बना रहा था। समझ में आ गया आप सभी को? ये टेबल मैंने नहीं बनाई है। अगर मैं ये टेबल बनाता तो विभिन्न संभव कीमतें होती और जितनी जितनी मात्रा भी होती, लेकिन मैंने एक ही कीमत बनाई है और एक ही मात्रा को मैंने बेचा है। समझ में आ गया आप सभी को? ये एक ही मात्रा हम बेचेंगे तो हमने पूर्ति की मात्रा की हमने डेफिनेशन बता दी है। सो फ्रेंड्स फटाफट इसको नोट कर लेंगे। अब आगे हम क्या देखने वाले हैं कि पूर्ति तालिका किसे कहते हैं। पूर्ति तालिका किसे कहते हैं? पूर्ति तालिका में भी देखो कोई अर्थ नहीं है, जैसे मांग तालिका बनाई थी वैसे पूर्ति तालिका बनाएंगे। पूर्ति तालिका की डेफिनेशन क्या बनेगी कि वो तालिका जो कीमत व पूर्ति के संबंध को प्रकट करे। समझ में आ गया आप सभी को? मैंने क्या कहा? पूर्ति तालिका बनानी है। तालिका का मतलब क्या होता है? टेबल होता है। टेबल बनानी है। टेबल बनाने के लिए क्या करोगे? जो मैंने आपको टेबल बताई थी वो बता दो फटाफट। 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5। ये जब टेबल बना दोगे, डेफिनेशन लिखने में कोई अर्थ है क्या? कोई अर्थ नहीं है। फटाफट डेफिनेशन लिखो। क्या लिखोगे? वो तालिका जो कीमत व पूर्ति यहां मैं एस क्या लिख रहा हूं? एस मैं सप्लाई लिख रहा हूं। समझ में आ गई? सप्लाई का मतलब क्या होता है? पूर्ति होता है। समझ में आ गया आप सभी को? बार बार ये पूर्ति वर्ड सप्लाई नहीं लिखूंगा मैं यहां क्या लिख रहा हूं? एस लिख रहा हूं। पी बोले तो प्राइस, बोले तो कीमत। समझ में आ गया आप सभी को? चलो क्या कहा मैंने? वो तालिका जो कीमत व पूर्ति के संबंध को प्रकट करती है, प्रकट करे, वो क्या कहलाती है? पूर्ति तालिका कहलाती है। समझ में आ गया सभी बच्चों को? फटाफट इसको नोट कर लेंगे। आगे हम देखेंगे पूर्ति तालिका कितने प्रकार की होती है। पूर्ति तालिका देखो फ्रेंड्स दो प्रकार की होती है। जैसे मांग तालिका दो प्रकार की थी। कौन कौन सी थी? व्यक्तिगत मांग तालिका और बाजार मांग तालिका। समझ में आ गई? उसी प्रकार से पूर्ति तालिका भी क्या होगी? दो प्रकार की होगी। क्या होगी? दो प्रकार की होगी। मैंने क्या कहा? पूर्ति तालिका कितने प्रकार की होती है? दो प्रकार की होती है। ये दो प्रकार बना लेंगे यहां पर। पहली प्रकार क्या होगी? व्यक्तिगत पूर्ति तालिका। व्यक्तिगत पूर्ति तालिका समझ में आ रही है आप सभी को? व्यक्तिगत कौन सी होगी? जो हम पहले को बना रहे हैं, प्राइस और सप्लाई। 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5। समझ में आ गई? ये किसकी पूर्ति तालिका है? मान लीजिए ये किसी राम की है। ये किसकी है? कोई राम की पूर्ति तालिका है। डेफिनेशन क्या लिखोगे? वो तालिका, क्या डेफिनेशन बनी इसकी? वो तालिका जो कीमत हमेशा पहले कीमत बोलना है। अगर आप कीमत नहीं बोलते हैं तो डेफिनेशन गलत हो सकती है। क्या लिखा मैंने? वो तालिका जो कीमत व एक फर्म की कीमत, आप ऐसा लिख सकते हो, वो तालिका जो एक फर्म की कीमत व पूर्ति के संबंध को प्रकट करती है, वो क्या कहलाती है? व्यक्तिगत पूर्ति तालिका। मैंने आपसे कहा था कि कीमत पहले लिखना है। कीमत हमने पहले ही लिखी है। वो मैं यहां गलती से लिख गया था, वो नीचे लिख रहा था, मैं ऊपर लिख गया। समझ में आ गया आप सभी को? व्यक्तिगत पूर्ति तालिका समझ में आ गई। बाजार पूर्ति तालिका भी कुछ बनी। क्या लिखा मैंने? बाजार पूर्ति तालिका। बाजार पूर्ति तालिका बनानी है। क्या कोई हर्ज है क्या? फटाफट लिखो। एक प्राइस लिख दो पहले। 1 2 3 4 और 5। सप्लाई को 3 ले लेंगे और यहां हो जाएगी एमएस यानी कि मार्केट सप्लाई। हमने यही लिख लेना 1 2 3 4 और 5। 2 3 4 5 6 और यहां लिखेंगे 4 5 6 7 और 8। समझ में आ गया आप सभी को? ये कितना हो जाएगा? 4। लिखो फटाफट इसको। कितना हो गया ये? यहां तक गिन लो इसको। सभी बच्चे फटाफट नोट करेंगे। कितना हो गया? 4 5 6 और 1 7। 5 और 5 6 7 8 और 1 9 10। समझ में आ गया आप सभी को? 6 और 4 10 और 3 13। 5 और 4 9 और 7 16।
समझ में आ गया आप सभी को? 6 और 5 11 और 8 19 19। समझ में आ गया आप सभी को? ये हमने क्या बना ली, एक तालिका बना ली। ये कौन सी तालिका बन गई, बाजार पूर्ति तालिका बन गई। हो सकता है कैलकुलेशन में कोई मिस्टेक हो, ऑफसेट कर लेना, बनेगा यही तरीका है। इनका सिर्फ जोड़ ही करना होता है। समझ में आ गया आप सभी को? इनका क्या करना होता है, जोड़ करके यहाँ लिखना होता है। हो सकता है फटाफट मैंने जल्दी जल्दी कर दिया हो, क्या पता कैलकुलेशन में कोई मिस्टेक हो तो मेरे को कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं, मैं उसको ड्रॉप कर दूंगा। हमने क्या लिखा कि बाजार पूर्ति तालिका क्या होती है, तो बाजार पूर्ति तालिका की आप डेफिनेशन लिखोगे कि वो तालिका जो कीमत वह सभी फर्मों की पूर्ति के संबंध को प्रकट करे, उसे बाजार पूर्ति तालिका कहते हैं। समझ में आ गया आप सभी को? पूर्ति तालिका कहते हैं। समझ में आ रही आप सभी को? मैंने क्या लिख दिया, बाजार पूर्ति तालिका क्या होती है, वो तालिका जो कीमत और बाजार की, आप ये भी लिख सकते हो सभी फर्मों की जगह बाजार की सभी फर्में, बाजार की सभी फर्मों की पूर्ति के संबंध को, कीमत व बाजार की सभी फर्मों के पूर्ति के संबंध को प्रकट करे, वो क्या कहलाती है, बाजार पूर्ति तालिका कहलाती है। समझ में आ रही है आप सभी को? कुछ भी नहीं है, फटाफट इसको नोट कर लेंगे। आगे चलते हैं। आगे हम क्या करेंगे कि पूर्ति वक्र बनाएंगे। पूर्ति क्या बनाएंगे, वक्र बनाएंगे। क्या कोई हर्ज है क्या? मान वक्र बनाया था, बिल्कुल वैसा बनेगा। मान वक्र का ढलान ऋणात्मक था, इसका ढलान धनात्मक होता है। समझ में आ गई आप सभी को? इसका ढलान के अंदर सिर्फ फर्क है, बाकी कुछ भी फर्क नहीं है। डेफिनेशन सेम रहेगी। टेबल मैंने आपको 50 आपको बनवा चुका हूं, एक बार फिर बनाएंगे। समझ में आ गई आप सभी को? क्या लिखना है, पूर्ति वक्र बनाना है। पूर्ति वक्र बनाएंगे। पूर्ति वक्र, पूर्ति वक्र। सबसे पहले क्या करना, टेबल बनाना। 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5। समझ में आ गया आप सभी को? ये टेबल बना लिया, क्वेश्चन हो गया। अब क्या करेंगे, इसका डायग्राम बनेगा। डायग्राम में क्या लिखेंगे, 1 2 3 4 5। ये क्या है, प्राइस। 1 2 3 4 5। ये क्या है, सप्लाई है। समझ में आ गया आप सभी को? फटाफट इसको जोड़ते जाओ। 1 2 पे 2, 3 पे 3, 4 पे 4 और 5 पे 5। जब आप इसको सही बनाओगे तो ये सभी के बीच में से जाएगा। मेरा अक्षर थोड़ा सा टेढ़ा हो गया। ये क्या बन गया, आपका सप्लाई वक्र बनकर तैयार हो गया। सप्लाई वक्र बोल तो पूर्ति वक्र हमने बना दिया। डेफिनेशन क्या बनेगी, फटाफट से इसकी डेफिनेशन लिखो। जब पूर्ति तालिका को, क्या लिखा मैंने, जब पूर्ति तालिका को, 2 डेफिनेशन बनेगी, बोल देता हूं, फटाफट सभी बच्चे नोट कर लेंगे। जब पूर्ति तालिका को ग्राफ से प्रकट किया जाता है, जब ग्राफ से प्रकट किया जाता है तो वो क्या कहलाती है, पूर्ति वक्र कहलाता है। समझ में आ गई? दूसरी डेफिनेशन लिखो सभी बच्चे। दूसरी डेफिनेशन क्या बनेगी, जब कीमत व पूर्ति के संबंध को, पूर्ति के संबंध को ग्राफ से प्रकट किया जाता है। समझ में आ गई आपको? ग्राफ से प्रकट किया जाता है, प्रकट किया जाता है, उसे क्या कहते हैं, पूर्ति वक्र कहते हैं। समझ में आ गई आप सभी को? उसको क्या कहते हैं, पूर्ति वक्र कहते हैं। बराबर इसको नोट करेंगे। जो मैंने आपको बताया कि जब कीमत व पूर्ति के संबंध को हमने ग्राफ से प्रकट किया तो वो क्या कहला रहा है, पूर्ति वक्र कहला रहा है। और दूसरी मैंने आपको क्या डेफिनेशन बताई, जब पूर्ति तालिका को ग्राफ से प्रकट कर दिया जाता है तो वो क्या कहलाता है, पूर्ति वक्र कहलाता है। समझ में आ गया आप सभी को? अब आगे देखेंगे कि पूर्ति वक्र कितने प्रकार का होता है। अभी हमने काम खत्म किया। हमने क्या किया, पूर्ति तालिकाएं बनाई।
जितने प्रकार की पूर्ति तालिका उतने प्रकार का पूर्ति वक्र बनता है। समझ में आ रही है आप सभी को? तो मैं क्या करूंगा, डेफिनेशन नहीं लिखूंगा, बोल दूंगा, सभी नोट कर लेंगे। हमने क्या बनाना है, हमने बनाने हैं पूर्ति वक्र। पूर्ति वक्र कितने प्रकार के होते हैं? पूर्ति वक्र हमने कहा भैया दो प्रकार के होते हैं, दो प्रकार के होते हैं। समझ में आ गया आप सभी को? दो प्रकार के होते हैं। पहला व्यक्तिगत पूर्ति वक्र, व्यक्तिगत पूर्ति वक्र, और दूसरा कौन सा होता है? बाजार पूर्ति वक्र। बाजार पूर्ति वक्र और व्यक्तिगत पूर्ति वक्र टेबल बना लेंगे फटाफट से दोनों की। समझ में आ गई? अब इसी प्रकार इसके टेबल बनाएंगे। इसके बराबर टेबल बनाओ सब बच्चे। समझ में आ गया आप सभी को? इसका बराबर टोटल कर लो, 6 9 12 और ये हो गया 15 और ये कितना हो गया? 6 और 5 11 और 7 18 18। समझ में आ गया आप सभी को? टेबल बन चुकी है, कुछ और जाएगा। टेबल समझ में नहीं है तो बताओ, कमेंट सेक्शन के अंदर अपने अपने सवाल पूछ सकते हैं। अगर किसी प्रकार की कोई दिक्कत आती है तो समझ में आ गया आप सभी को? अगर किसी प्रकार का कोई भी सवाल है मेरे चैनल के डिस्क्रिप्शन जो कमेंट सेक्शन है उसमें पूछ सकते हैं, या डिस्कशन बॉक्स है उसके अंदर अपना क्वेश्चन पोस्ट कर दीजिए, मैं फटाफट उसका आंसर दे दूंगा। समझ में आ गया आप सभी को? पूर्ति वक्र पूछा था, दो हमने टेबल बना ली। क्या हम पहले डायग्राम बना ले? डायग्राम जो आप इसका बनने वाला है वो तो ऐसे ही बनने वाला है, पता ही है हमें, ऐसे कुछ बनेगा ना। 1 2 3 4 5। आप इसको अच्छे से बनाकर देखिए, ये बार बार बनाएंगे चीज। डायग्राम को अगर आप छोड़ देते हैं तो आपके मार्क्स कटने के चांस है। इसका मैं अच्छे से बना के दिखाता हूं आपको। 2 4 6 8 10 12 14 16 18। समझ में आ गया आप सभी को? इधर क्या ले होगे? 1 2 3 4 5 y 0 x। समझ में आ गया? यहाँ क्या है? सप्लाई। कौन सी सप्लाई? मार्केट सप्लाई। इधर क्या है? प्राइस। इधर क्या है? सप्लाई। इधर क्या है? प्राइस। फटाफट इतना बनाओ। चलो पहले इसको कंप्लीट कर लेते हैं। इसको बनाओ फटाफट। एक पे कितना है? 6 है। 6 कहां हो सकता है? ये रहा, एक पे 6। समझ में आ गई? ये थोड़ा कुछ ज्यादा ही चल, समझ में आ गई? अब 2 पे कितना बनाया? 2 पे 2 बनाया, 2 पर आ जाओ 9। 3 पर कितना है? 12। 4 पर 15 और 5 पर 18। ये कुछ ऐसे बनेगा। ये जब आप बनाओगे, ग्राफ पेपर पर बनाओगे, बिल्कुल सीधा बनेगा। यहां थोड़ा सा लाइन का टेढ़ा मेढ़ा होगा। फटाफट इतना बना लो, उसके बाद इसकी डेफिनेशन लिखते हैं। अब इसकी डेफिनेशन लिखेंगे। डेफिनेशन क्या बनती है बताइए? इसकी 2 डेफिनेशन बनेगी, हर एक की, दोनों की 2 डेफिनेशन। इसकी पहली डेफिनेशन क्या बनेगी? जब व्यक्तिगत पूर्ति तालिका को ग्राफ से प्रकट कर दिया जाता है तो वो व्यक्तिगत पूर्ति वक्र कहलाता है। दोबारा लिख लीजिए, जब व्यक्तिगत पूर्ति तालिका, कौन सी तालिका? व्यक्तिगत पूर्ति तालिका, व्यक्तिगत पूर्ति तालिका को ग्राफ से प्रकट कर दिया जाता है तो वो व्यक्तिगत पूर्ति वक्र कहलाता है। दूसरा क्या बनेगा? वो जिसमें कीमत और एक फर्म की पूर्ति के संबंध को ग्राफ से जब प्रकट कर दिया जाता है वो व्यक्तिगत पूर्ति वक्र कहलाएगा। इसकी भी 2 डेफिनेशन बनेगी। पहली क्या बनेगी? जब बाजार पूर्ति तालिका को ग्राफ से प्रकट कर दिया जाता है तो वो क्या कहलाता है? बाजार पूर्ति
वक्र कहलाता है। दूसरी डेफिनेशन क्या बनेगी, जब कीमत और सभी फर्मों की पूर्ति के संबंध को ग्राफ से प्रकट कर दिया जाता है तो वो क्या कहलाती है, बाजार पूर्ति वक्र कहलाती है। समझ में आ रहा है आप सभी को? ये बड़ा इसको नोट करने के लिए मैं आपको फिर से बोल देता हूं बाजार वाले की डेफिनेशन। जब बाजार पूर्ति तालिका को ग्राफ से प्रकट कर दिया जाए, हमने इसको क्या किया है, ग्राफ से प्रकट किया है। समझ में आ गया आप सभी को? ग्राफ से प्रकट कर दिया जाता है वो क्या कहलाती है, बाजार पूर्ति वक्र कहलाती है। समझ में आ गया? उसके बाद मैंने क्या कहा, जब कीमत और सभी फर्मों की या बाजार की सभी फर्मों की पूर्ति के संबंध को किसी ग्राफ से यानी ग्राफ से प्रकट कर दिया जाता है तो वो क्या कहलाता है, बाजार पूर्ति वक्र कहलाता है। फटाफट नोट कर लो इसको। अब हम क्या करेंगे, अब हम करेंगे पूर्ति फलन। पूर्ति फलन जैसे हमने मांग फलन किया था वैसे ही पूर्ति फलन होगा, बिल्कुल मांग का उल्टा है। जैसे आप सभी को दिख रहा होगा कि मांग में जो डायग्राम बनाते हैं वो ऐसे होता है, वो ऐसे होता है, लेकिन ये वाला ऐसे है। जब चैप्टर आगे आएगा तो इस बिंदु का भी मैं पॉइंट बताऊंगा कि ये किस काम के लिए बनता है। फटाफट नोट कर लिया ना, समझ में? उधर वाला नोट कर लो, मैं इधर वाला रख कर लो। अब हम क्या करने वाले हैं, पूर्ति फलन करने वाले हैं। पूर्ति फलन का मतलब क्या होता है ये बताइए आप। पूर्ति फलन, पूर्ति फलन का मतलब है पूर्ति तथा पूर्ति को प्रभावित करने वाले तत्वों का संबंध। समझ में आ गया? मैंने क्या लिखा, पूर्ति फलन। पूर्ति फलन क्या होता है, पूर्ति फलन होता है पूर्ति तथा पूर्ति को प्रभावित करने वाले तत्वों के संबंध को, तत्वों के संबंध को पूर्ति फलन कहते हैं। समझ में आ गया आप सभी को? पूर्ति फलन कहते हैं। अब ये तत्व है कौन से, ये क्या है, तत्व लिख रहा हूं। पहला तत्व क्या है, वस्तु की कीमत। मैंने जैसे आपको बताया था पूर्ति का फलन, जैसे मांग फलन में हमने लोचदार और बेलोचदार किया था। जैसे ही कीमत ऊपर नीचे हो रही थी तो डिमांड में क्या हो रही थी, नीचे ऊपर हो रही थी। हमने क्या कहा, जैसे फर्क पड़ रहा है तो वो लोचदार कहा था, और अगर प्राइस का ऊपर नीचे होने पर डिमांड पर कोई फर्क नहीं पड़ता तो उसको हम बेलोचदार बोल रहे थे। समझ में आ गई? यही कनेक्शन इधर करना है, जब कीमत ऊपर नीचे होगी और सप्लाई भी ऊपर नीचे हो रही है। समझ में आ गई? पूर्ति के प्रभावित करने वाले तत्व वही है कि अगर कीमत, समझिए कि अगर प्राइस ज्यादा है, क्या हो रहा है, अगर किसी चीज का प्राइस ज्यादा हो रहा है तो सप्लाई भी हम क्या कर देंगे, ज्यादा कर देंगे। अगर हमें कोई ज्यादा पैसे दे रहा है किसी चीज को बेचने के लिए, ये मार्कर 20 रुपए का है, मेरे को किसी को ये मार्कर मैं देने वाला था, अब वो मेरे को आदमी ये 20 रुपए का मार्कर है, वो मेरे को 100 रुपए दे रहा है, उसको अर्जेंट जरूरत है, क्या मैं नहीं बेचूंगा क्या? मुझे भी पता है ना कि 5 मार्कर आ सकते हैं 100 रुपए में, 20 रुपए का एक है, 20 5 100। समझ में आ गया आप सभी को? उसके बाद हमने क्या कहा कि प्राइस अगर नीचे हो जाए तो सप्लाई भी कम हो जाएगी। 20 रुपए का मार्कर है, कहते 5 में दे दे, इसकी सही भी खत्म है। मैं का सही तो मैं डाल के भी दे सकता हूं। समझ में आ गया आप सभी को? मैं क्या कर दूंगा, उसकी पूर्ति भी कम कर दूंगा। समझ में आ गया आप सभी को? दूसरा पॉइंट लिखो, फर्मों की संख्या। फर्मों की संख्या, फर्मों की संख्या का भी हमारे ऊपर बहुत फर्क पड़ता है पूर्ति के ऊपर। क्या होगा, अगर संख्या, अगर फर्में ज्यादा होगी तो सप्लाई भी क्या हो जाएगी, ज्यादा हो जाएगी ना। और अगर फर्में कम हो जाएगी सप्लाई ऑटोमेटिक कम हो जाएगी। जब प्रोवाइडर बहुत कम हो जाएंगे तो हम बेचेंगे कैसे, ज्यादा बेचेंगे नहीं ना, कम बेचेंगे। अगर बहुत सारी फर्में हो गई तो वो ज्यादा सामान बेचने लग जाएंगे। समझ में आ गया आप सभी को? तीसरा पॉइंट देखिए, तीसरा पॉइंट क्या लिखा, फटाफट इसको नोट कीजिए, फिर थोड़ा सा देखने इसको रब करना पड़ सकता है। अब चलो ये तीसरा पॉइंट लिखते हैं, उत्पादन के साधनों की लागत। उत्पादन के साधनों की लागत। मान लीजिए कि लागत ज्यादा हो रही है, साधनों की लागत क्या हो रही है, मान लीजिए काम करने वाले जो साधन हैं उनकी कीमत ज्यादा होगी। साधनों की कीमत मान लीजिए बढ़ गई,
सप्लाई हम क्या कर देंगे, कम कर देंगे। क्यों भैया, साधन जरूरी है ना। मान लीजिए हमारे देश में चावल बहुत बिकता है, चावल की कटाई करवाने के लिए, उसको निकालने के लिए सारा खर्चा 500 आ रहा था। हम ज्यादा बेच रहे थे, हम ज्यादा बना रहे थे चावल, हम ज्यादा उगा रहे थे चावल। लेकिन क्या हुआ, पहले साधन 500 रुपए के थे, लेकिन अब जब जैसे साधनों की कीमत 4000 हो गई, हमने चावल ही बेचने कम कर दी, छोड़। कौन उगाएगा, आप मुझे ये बता दीजिए। अगर मैं पैसे ज्यादा ले रहा हूं, आप वो काम करोगे क्या? नहीं करोगे, नहीं करोगे। अगर यही साधनों की कीमत 500 आ जाए, सारे चावल उगाने की सोच लेंगे, सप्लाई क्या हो जाएगी, बढ़ जाएगी। समझ में आ गई? इसको रख कर दो। अगला पॉइंट क्या है, उत्पादन लागत का नियम। उत्पादन लागत का नियम 3 पॉइंट हो चुके हैं। वस्तु की कीमत, फर्मों की संख्या, उत्पादन के साधनों की लागत। चौथा पॉइंट क्या है, उत्पादन लागत का नियम। उत्पादन लागत का नियम। मान लीजिए उत्पादन करने में लागत क्या हो रही है, ज्यादा, सप्लाई क्या करेंगे, कम कर देंगे। और अगर लागत कम हो रही है तो सप्लाई क्या कर देंगे, ज्यादा। अगला 5वां पॉइंट देखो। 5वां पॉइंट क्या है, फर्म का उद्देश्य। क्या है, फर्म का उद्देश्य। फर्म का उद्देश्य। फर्म का उद्देश्य का क्या मतलब हुआ, अगर फर्म का उद्देश्य लाभ कमाना है, फर्म का उद्देश्य मैंने क्या बोला, फर्म का उद्देश्य अगर लाभ कमाना है, इसको नोट कर लो। फर्म का उद्देश्य अगर लाभ कमाना ज्यादा है तो वो क्या करेगी, प्राइस भी ज्यादा और सप्लाई भी ज्यादा। अगर उसका लाभ कमाने का उद्देश्य नहीं है तो क्या होगा, प्राइस कम हो जाएंगे, तो भी सप्लाई क्या हो जाएगी, वो साथ साथ क्या कर देंगे, तो सप्लाई बढ़ जाएगी। समझ में आ गया आप सभी को? अब आगे जो लास्ट पॉइंट है वो देखेंगे। अगला जो लास्ट पॉइंट है वो है सरकार के द्वारा दिया जाने वाला हमारे को फायदा। समझ में आ गया ना, सभी को चाहिए ना सरकार का फायदा, इसलिए। अगला क्या है, सरकार की नीति। सरकार की नीति। सरकार की नीति समझ में आ गया आपको? सरकार ने मान लीजिए सब्सिडी दे दी। क्या दे दी, हमें सब्सिडी दे दी, यानी सरकार ने हमारी पेमेंट कर दी। क्या हम सप्लाई ज्यादा नहीं करेंगे, क्या सप्लाई ऑटोमेटिक क्या हो जाएगी, ज्यादा। सरकार ने मान लीजिए टैक्स लगा दिया, 18% जीएसटी लगता है भैया, सरकार ने कहा हम तो 70% लेंगे, सप्लाई क्या हो जाएगी, ऑटोमेटिक कम हो जाएगी। समझ में आ गया आप सभी को? इसको भी नोट करो। अब हमने क्या करना है कि पूर्ति का नियम। पूर्ति का नियम क्या कहता है, जैसे मांग का नियम बोलता है वैसे पूर्ति का नियम भी बोलता है। मांग बोलती है वैसे पूर्ति भी बोलती है। पूर्ति के भी बहुत ज्यादा जवाब है। पूर्ति का नियम, पूर्ति का नियम समझ में आ गया आप सभी को? पूर्ति का नियम लिख रहे हैं। पूर्ति का नियम क्या है, अन्य बातें समान रहने पर, अन्य बातें समान रहने पर जब वस्तु की कीमत अधिक होती है तो पूर्ति भी क्या होती है, अधिक होती है। और कीमत जब कम होती है पूर्ति भी कम होती है। इसे पूर्ति का नियम कहते हैं। समझ में आ गया आप सभी को? नियम कहते हैं, इसको नोट करो। उसको क्या कहते हैं, पूर्ति का नियम कहते हैं। समझ में आ रही है आप सभी को? अब आगे देखेंगे कि पूर्ति के नियम की मान्यताएं। इसके नियम की कुछ मान्यताएं भी है। इसकी क्या है, मान्यताएं। पहली मान्यता कि फर्मों की संख्या, फर्मों की संख्या में परिवर्तन नहीं होना चाहिए। क्या कहा मैंने, फर्मों की संख्या में परिवर्तन नहीं होना चाहिए। समझ में आ गई? दूसरा पॉइंट मैंने क्या लिखा कि उत्पादनों की सागत, उत्पादन के साधनों
की कीमत में परिवर्तन नहीं होना चाहिए। तीसरा पॉइंट क्या आएगा, उत्पादन की लागत में परिवर्तन नहीं होना चाहिए। चौथा पॉइंट क्या आएगा, फर्म के उद्देश्य में परिवर्तन नहीं होना चाहिए। अगला पांचवा पॉइंट क्या आया, फर्म के उद्देश्य में परिवर्तन नहीं होना चाहिए। समझ में आ गई ना आप सभी को। पांचवा पॉइंट, सरकार की नीति में परिवर्तन नहीं होना चाहिए। समझ में आ गया आप सभी को। इसका फटाफट मान्यता है। अब है पूर्ति के नियम के अपवाद। अब क्या है, पूर्ति के नियम के अपवाद। जैसे मांग के नियम के अपवाद थे, वैसे पूर्ति के नियम के भी अपवाद है। वो क्या है वो हम यहां देखें। क्या है, पूर्ति के नियम के अपवाद। अपवाद में पहला आता है नाशवान वस्तुएं। नाशवान वस्तुएं बोले तो दूध, सब्जी। नाशवान का मतलब होता है जल्दी खराब होने वाली वस्तुएं। समझ में आ गई आप सबको। इस अपवाद में क्या होगा कि प्राइस अगर बढ़ेगा, सप्लाई कम, प्राइस घटेगा, सप्लाई ज्यादा। समझ में आ गया। मैंने क्या कहा, नाशवान वस्तुएं यानी कि जल्दी खराब होने वाली वस्तुएं। समझ में आ गया आप सभी को इतना। दूसरा पॉइंट क्या बनता है इसका, कृषि से संबंधित वस्तुएं। दूसरा पॉइंट क्या है, कृषि से संबंधित वस्तुएं। जैसे नरमा और गंवार। नरमा हो सकता है इसकी जगह पे, और यहां पर हम गंवार ले सकते हैं। तीसरा पॉइंट जो आता है कि पूर्ति का नियम का अपवाद, कि पूर्ति का नियम कहां पर लागू नहीं होता, वो आता है प्रतिष्ठा सूचक वस्तुएं। प्रतिष्ठा सूचक वस्तुएं। समझ में आ गया आप सभी को। प्रतिष्ठा सूचक वस्तुओं का मतलब सोना, चांदी, हीरे, जवाहरात। समझ में आ गया आप सभी को। तो ये वो 3 पॉइंट है। पहला नाशवान वस्तु, दूसरा कृषि से संबंधित वस्तु। समझ में आ रही होगी आप सभी बच्चों को। सो फ्रेंड्स, ये क्या हो गया, पार्ट 1 का हमने यहाँ पर एंड कर दिया है। इस चैप्टर के अंदर हमने आज क्या पढ़ लिया, हमने पूर्ति पढ़ ली, पूर्ति की मात्रा को पढ़ लिया, पूर्ति तालिका पढ़ ली, कितने प्रकार की होती है, वक्र कितना कैसा होता है, वक्र कितने प्रकार का होता है, ये सब हमने क्या कर लिया, इस चैप्टर के अंदर पढ़ लिया। उसके बाद हमने आज पूर्ति के अपवाद को भी हमने पढ़ लिया, पूर्ति के फलन को भी हमने यहाँ पर पढ़ लिया। आगे जो फ्रेंड्स जो पार्ट 2 आने वाला है उसमें हम पढ़ेंगे कि पूर्ति के अंदर परिवर्तन कैसे होता है। जैसे मांग में हमने परिवर्तन पढ़ा था, वैसे हम पूर्ति के अंदर परिवर्तन को पढ़ेंगे पार्ट 2 के अंदर। और सभी बच्चों से मेरी यही गुजारिश है कि अगर आप सभी को ये वीडियो बहुत पसंद आता है तो उसको बार बार देखिए, लाइक कमेंट शेयर कीजिए। लाइक करने से देखिए कुछ नहीं होने वाला, हमारे को हम मोटिवेट होते हैं कि हाँ बच्चों को हमारा कंटेंट पसंद आ रहा है। समझ में आ गई सभी बच्चों को। तो इसीलिए सभी बच्चे क्या करेंगे, लाइक कमेंट शेयर कीजिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, पास वाले बेल आइकन को भी दबा लीजिए और बार बार इस वीडियो को देखिए ताकि आपको ये पूरा चैप्टर जो है वो याद हो जाए और दोबारा आपको बुक खोलने की जरूरत नहीं पड़े। एक एक कंटेंट आप बुक से कॉपी कर लीजिए, एक भी पॉइंट यहाँ पर छूट नहीं रहा। समझ में आ गई सभी बच्चों को। सो फ्रेंड्स, अगर आपको ये वीडियो पसंद आता है तो लाइक कमेंट शेयर कीजिए। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।